हेलो एवरीवन। तो कल हमने मैन्योर्स तक पढ़ा था, आज हम फर्टिलाइज़र्स पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो कॉमर्शियली मैन्योर होते हैं, मतलब कि उनको इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में तैयार किया जाता है। केमिकल्स बेस्ड होते हैं ये फर्टिलाइज़र्स, इनको प्रोड्यूस किया जाता है और वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो जनरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब न्यूट्रिएंट से फुलफिल्ड होते हैं और ये सॉइल को, ये इन तीनों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को ही प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। नाउ अगर लेकिन एक चीज़ देखा जाए कि फर्टिलाइज़र का जो कंटिन्यूअस यूज़ होता है, अगर हम कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का और लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए ये हमें देखा जाता है कि फर्टिलाइजर्स को हमेशा लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना ओवर यूज़ का क्या है कि वो फर्टिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा सॉइल को और सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्टर्ब भी कर देगा। अगर यहाँ पे हम देखें फर्टिलाइजर्स और मेन्योर को, अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं, आपके प्लांट्स को ग्रोथ तो कराएंगे, बट आफ्टर लॉन्ग यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या होगा कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होने लगेगी। लेकिन जो मेन्योर्स होते हैं वो जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी हैं, वो कहीं से भी हमारे क्रॉप्स को या हमारे लैंड या सॉइल को कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, हमारे इको बैलेंस को बनाकर रखने में हेल्प करते, बिकॉज मेन्योर्स आर द इको फ्रेंडली इन नेचर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ देखेंगे इरिगेशन। कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन कैसे प्रोडक्शन में मदद करता है। इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन का मतलब है सिंचाई करना, यानी वाटर की सप्लाई करना एक एप्रोप्रिएट इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब बीच बीच में एक समय हमें बनाना है कि आफ्टर दैट इंटरवल ऑफ टाइम हम वाटर की सप्लाई करेंगे, अपने क्रॉप्स को, अपने फील्ड में सप्लाई करेंगे वाटर का। अब इसमें हम वाटर को सप्लाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वेल्स, कैनाल्स, वेल्स यानी कुएं का इस्तेमाल करते हैं, कुएं से पानी लेकर हम इरिगेशन करते हैं। कैनाल्स छोटे छोटे नहर नाले जैसा बनाकर हम फील्ड्स में इरिगेशन करते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम भी एक होता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम का क्या मतलब है कि डायरेक्ट छोटे छोटे नदी तालाब से पानी को लिफ्ट करके यहाँ से वहाँ से ड्रॉन करके, वहाँ से हम ड्रॉ करके डायरेक्ट लेकर आएंगे अपने फील्ड में और उससे इरिगेशन करेंगे। फिर हो जाता है टैंक। टैंक में पानी को स्टोर करके फिर उसको वाटर पंप के थ्रू या वाटर पाइप के थ्रू हम अपने फील्ड्स में पहुंचाते हैं, तो इससे भी हमारा इरिगेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम अपने क्रॉप्स को किस तरह से ग्रो कराए अपने फील्ड के अंदर, कैसे क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग्स। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का यहाँ पे मतलब हो जाता है जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप एक पीस ऑफ लैंड पे, यानी सेम पीस ऑफ लैंड पे एक दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो कराया जाए, तो वो हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग में आता है। यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप सेम फील्ड पे ग्रो कराए लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न बना के, लाइक एक हमने लाइन बना दिया है कि पहले यहाँ पे ज्वार ग्रो करेगा, फिर यहाँ पे बाजरा ग्रो करेगा, तो इसमें हम ग्रो करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में वीट को करा सकते हैं, वीट के साथ साथ सोरगम कराते हैं। यहाँ पर हम क्या कराते हैं? यहाँ पे भी सोयाबीन, सोरगम, बाजरा, इन सबको हम क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, बट एक डेफिनेट पैटर्न होगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में वीट ग्रो करेगा, इस पर्टिकुलर लाइन में सोरगम ग्रो करेगा। इस तरह से एक पैटर्न बनाकर हम ग्रो कराते हैं। अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि ग्रो एज सेम एज इंटरक्रॉपिंग की जैसा ही ये डेफिनेट पैटर्न में हमें सेम फील्ड में ग्रो कराना है दो से ज़्यादा क्रॉप्स को, लेकिन प्री प्लान्ड मैनर, यानी कि हमें क्रॉप रोटेशन कराने से पहले प्लानिंग फर्स्टली करनी पड़ती है कि प्लानिंग कर लिया है हमने कि मुझे कौन कौन से क्रॉप साथ में ग्रो कराने हैं एक पैटर्न में। ये प्री प्लान्ड मैनर में काम करता है हमारा क्रॉप रोटेशन। हमने फर्स्ट देखा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट देखा था। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट देखेंगे कि क्रॉप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं कि ताकि वो उनकी क्वालिटी ख़राब ना हो, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट रहे। तो कैसे हम क्रॉप को अपने मैनेज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्रॉप कैसे कैसे हमारा जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो इंसेक्ट्स, पेस्ट, पैथोजेंस यानी बाहरी कोई बैक्टीरिया वगैरह लग जाना, पेस्ट लग जाना, इंसेक्ट लग जाना, जो हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं।
नेक्स्ट है बट इट कैन कंट्रोल, लेकिन इन इंसेक्ट्स, पेस्ट या पैथोजेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो हमारे क्रॉप को ख़राब ना कर सके। तो कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड्स यानी कि जो छोटे मोटे हर्ब्स मेन प्लांट के पास ग्रो हो जाते हैं उनको किल करने के लिए। फिर फंगीसाइड्स यानी फंगस को रिमूव करने के लिए या किल करने के लिए हम फंगीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट रहेगा। नाउ एक और मेथड भी हो सकता है कि हम जो हमारे ये हर्ब्स हैं या जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको कि हम लोग वीड्स भी कहते हैं, वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट, जो कि हमारे मेन प्लांट यानी मेन क्रॉप के आसपास ग्रो हो जाता है और हमारे मेन प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम क्या करता है, वो छीनना शुरू कर देता है। उसके लिए उसको compete करना शुरू कर देता है। फूड, हमारे मेन प्लांट का फूड, न्यूट्रिशन, स्पेस, टेम्परेचर, लाइट, सब से वो compete करने लग जाता है। तो इन वीड्स को रिमूव करना भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। ये वीड्स दो तरीके से रिमूव हो सकते हैं, या तो वीडीसाइड से रिमूव हो जाए या फिर मैकेनिकली हम रिमूव करें किसी हो या तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम उसको मैकेनिकली भी रिमूव करा सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हमने क्रॉप्स का प्रोटेक्शन देख लिया, प्रोडक्शन देख लिया, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स देख लिया। अब हम यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स देखेंगे कि अब हमारा ग्रेन्स जो हमने क्रॉप ग्रो कराया, उसको फील्ड से कट किया, कल्टीवेट किया, लाया, अब उस ग्रेन्स को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड से स्टोर करने के और कैसे कैसे हम स्टोर करते हैं और स्टोर करने से क्या बेनिफिट होता है हमें। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज के पहले बताया गया कि लॉसेस, अगर हम प्रॉपरली अपने ग्रेन्स को स्टोर नहीं करते तो बहुत स्टोरेज लॉसेस होते हैं। और स्टोरेज लॉसेस में क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर हमने अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो रोडेंट्स उसको ख़राब कर सकते हैं, माइट्स उनको ख़राब कर सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में हमारा मॉइस्चर हो गया कि नमी लग जाना, टेम्परेचर की वजह से क्रॉप्स का ख़राब हो जाना, वाटर या मॉइस्चर की वजह से क्रॉप्स का ख़राब हो जाना, टेम्परेचर की वजह से ख़राब होना, इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारा जो ग्रेन्स है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और इनडायरेक्टली क्वालिटी ख़राब होने से उसकी मार्केटिंग वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। इफेक्ट कैसे कैसे है, तो इफेक्ट क्या क्या पड़ता है इन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी पे, लॉस ऑफ वेट लॉस हो जाएगा ग्रेन्स का जो एक अपना एक पर्टिकुलर वेट होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लग जाएगी, क्योंकि वो जो ग्रेन्स है, हमारा जो अनाज है, उसमें अगर कोई रोडेंट या कोई माइट्स लग जाते हैं तो धीरे धीरे उस क्रॉप्स को, उस ग्रेन को खाने लग जाते हैं और वो खोखला होने लग जाता है। फिर क्रॉप्स का या ग्रेन्स का जो डिसकलरेशन हो जाएगा, उसकी कलर चेंज होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। फिर हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले अपने क्रॉप्स को या अपने ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उस स्टोरेज हाउस का, उस वेयर हाउस का हमें स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करनी चाहिए, प्रॉपरली क्लीनिंग करनी चाहिए, ड्राइंग करनी चाहिए अपने ग्रेन्स को या तो पहले सन ड्राइंग करें, सन ड्राइंग के बाद उसको फिर हम शेड में ड्राई कर सकते हैं, शेड में ड्राई करने के बाद फिर उस पर फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। उस पर से फ्यूमिगेशन अगर हम पास आउट करते हैं तो उससे माइट्स, रोडेंट्स वगैरह हट जाते हैं, माइट्स किल हो जाती हैं जितनी भी रहती हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। ग्रेन्स की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो उनकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे इस चैप्टर का, एनिमल हस्बेंड्री के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एनिमल्स की रियरिंग करना, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक, जितने भी लाइव स्टॉक हैं एनिमल्स हैं उनकी रियरिंग करना। रियरिंग करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रियरिंग करने में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, फीड करते हैं एनिमल्स को, ब्रीडिंग कराते हैं उनको डिजीज़ कंट्रोल बनाकर रखते हैं, उनके ऊपर कोई डिजीज़ ना आए उतना उनका ध्यान रखना, उनको केयर करना, ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आता है, मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। नाउ अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो इट इंक्लूड्स कैटल, जितने भी भेड़ बकरी जिसको हम कहते हैं कैटल, गोट, शीप, हेन्स, जिसमें कि पोल्ट्री फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, फिश फार्मिंग यानी फिश को रखना, ये सारी फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में हम इंक्लूड करते हैं। नाउ जो लाइव स्टॉक होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, ऑल्सो ब्रीड टू बी इम्प्रूव, यानी कि लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने क्रॉप इंप्रूवमेंट देखा था कि क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है अच्छी क्वालिटी पाने के लिए, ज़्यादा अमाउंट पाने के लिए, सेम वैसे ही लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन होता है, जो मैनेजमेंट या रियरिंग होती है, उनको भी हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हमें जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी लाइव स्टॉक से जो भी बेनिफिट्स हमें मिलती है वो हमें प्रॉपर्ली मिल पाए, जो फूड वगैरह हमें मिलते हैं वो प्रॉपर्ली मिल पाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कैटल फार्मिंग में सबसे पहला हमारा आता है, कैटल फार्मिंग जो होती है उसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि काउज या बफेलोस का कैसे रियरिंग होता है या कैसे ब्रीडिंग या कैसे उनको मैनेज किया जाता है। तो काउज को
देखा जाए काउस बफेलोज वगैरह जो होते हैं उनको हम दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या दो पर्पस के लिए रियर करते हैं। तो पहला पर्पस है मिल्क, दूसरा है ड्रॉट लेबर। यानी मिल्क के लिए जब हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं, काउ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिल्क एनिमल बोलेंगे। नाउ ड्रॉट लेबर यानी कि खेतों में काम कराने के लिए, टीलिंग, प्लगिंग, ऐसा कुछ लेबर कराने के लिए भी हम जो बैल होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम ड्राउट एनिमल्स कहते हैं। यानी कि जो लेबर करते हैं वो ड्राउट एनिमल्स में आते हैं, और जो मिल्क प्रोवाइड कराते हैं हमें वो मिल्क एनिमल्स में आते हैं। ये दो पर्पस जनरली होता है कैटल्स को पालने का, यानी काउस बफेलोज को पालने का। अब हम आ जाते हैं इसमें, अगर ब्रीड्स की बात करें, जातियों की या ब्रीड्स की बात करें, तो एक्जॉटिक ब्रीड, जो कैटल की एक्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं उसमें दो एक्जॉटिक ब्रीड ज़्यादा हम लोग देखते हैं, जर्सी और ब्राउन स्विस। ये दो एक्जॉटिक ब्रीड्स हमें देखने को मिलता है कैटल्स में। और एक अगर लोकल ब्रीड्स की बात करें तो रेड सिंधी और सहीवाल, ये दो लोकल ब्रीड्स है काउस की। ओके, मतलब अगर हम ब्रीड्स की बात करें कैटल की, तो फर्स्ट मैंने बता दिया एक्जॉटिक। एक्जॉटिक का मतलब है फॉरेन ब्रीड्स जो हमारे कंट्री के नहीं हैं, वो जर्सी और ब्राउन सी स्विस हो गए। और लोकल ब्रीड्स जो हमारी कंट्री के वो रेड सिंधी और सहीवाल हो गए। ये कैटल की ब्रीड हो गई हमारी। नाउ फिर क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं मेंटेनेंस। सबसे पहले मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, हम अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं या हम मैनेजमेंट कर रहे हैं लाइव स्टॉक का, तो हमें मेंटेनेंस करना होगा रिक्वायरमेंट कि पहले तो जब हमने रियरिंग किया, अपने कैटल्स को अगर हम पाल रहे हैं, उनको रियर कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर्ली खाना, उनको हेल्दी रखने के लिए जो फूड दिया जाता है वो फूड हमें प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड होंगे, ताकि वो एनिमल, वो कैटल पूरी तरह से हेल्दी रहे। जब वो हेल्दी रहेगा तभी वो मिल्क प्रोवाइड करेगा या कोई भी मीट या कुछ फ्लैश प्रोवाइड करेगा अच्छे से। तो सबसे पहले उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उस एनिमल को रखने के लिए। नाउ मिल्क प्रोडक्शन में लैक्टेशन फीडिंग होती है। लैक्टेशन फीडिंग का मतलब कि जब लैक्टेशन पीरियड चलता है एनिमल का, कैटल का या काऊ का, उस वक्त उनको एक अलग से ज़रूरत पड़ जाती है प्रोवाइड करने की। तो हमें हेल्दी रखने के लिए अलग फूड दिए जाते हैं, अलग फूड की रिक्वायरमेंट होती है कैटल्स को। और लैक्टेशन पीरियड में यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड में फूड की अलग रिक्वायरमेंट होती है, जिसके जिसके अंडर में हम जो फूड देते हैं अपने काउज को या बफेलोज को या कैटल्स